हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बैक टू द बेसिक्स। दोस्तों, इस चैनल पर आई एम हेल्पिंग यू ऑल टू क्रैक यूपीएससी एग्जामिनेशन विदाउट फियर, बट एज आवर मोटो सेज, टू रिमूव दिस फियर यू हैव टू इंक्रीज योर एफर्ट्स। क्योंकि जितनी आप मेहनत करेंगे उतनी ही आप में ताकत आएगी और उस ताकत के भरोसे ही आप किसी भी बड़े से बड़े शत्रु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अभी हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों, और जिसमें से कि हमारा आज का टॉपिक है वर्ल्ड इवेंट्स एंड नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स एंड इमरजेंस ऑफ गांधी जी। ठीक है, आप पीरियड समझ गए होंगे ये कौन सा पीरियड है। दोस्तों, मेरा नाम है आनंद मोहन और मैं आप सभी का दोस्त हूँ, आपको पता ही है। मैंने अभी तक यूपीएससी के 3 अटेम्प्ट्स दिए हैं और तीनों ही बार में मेरा प्रीलिम्स आसानी से हो गया है और 2 बार मेरा मेंस भी क्लियर हो गया है। तो चलिए चलते हैं आज के वीडियो में। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से रिलेटेड स्टेटमेंट्स हैं। द इंडियन नेशनल कांग्रेस अप्रूव्ड द प्रोग्राम ऑफ नॉन कोऑपरेशन एट इट्स नागपुर सेशन इन 1920। तो दोस्तों, ये स्टेटमेंट एक्चुअली बिल्कुल सही है। 1920 में नागपुर सेशन के अंतर्गत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अप्रूव किया गया था और यहाँ प्रेसिडेंट थे वी राघवाचार्यार। ठीक है। फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस गोल चेंज टू अटेनमेंट ऑफ स्वराज बाई पीसफुल एंड लेजिटिमेट मीन्स। दोस्तों, लेजिटिमेट मीन्स नहीं था। लेजिटिमेट मीन्स किसको कहेंगे? कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स को। बट अब यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स को छुड़ा करके मास स्ट्रगल की बात कही जाने लगी थी। तो पीसफुल मीन्स तो है लेकिन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन लेजिटिमेट मीन्स की बात की जा रही है। तो सेकेंड स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा? सेकेंड स्टेटमेंट एक्चुअली आपका वैसे तो करेक्ट हो जाएगा। पीसफुल एंड लेजिटिमेट मीन्स बोला जा रहा है, तो चलिए ना इसको सही कर लेते हैं, दूसरे के बारे में विचार करते हैं। लेजिटिमेट है या नहीं है ये देखा जाएगा। द तिलक स्वराज फंड वॉज इस्टाब्लिश्ड विद द एम ऑफ रेजिंग 10 करोड़ रुपीज़। दोस्तों, यहाँ पर टारगेट था 1 करोड़ रुपए का, 1 करोड़ रुपए का। ठीक है, तिलक स्वराज फंड इकट्ठा किया जा रहा था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के सपोर्ट के लिए। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। फोर्थ देखिए, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू द खिलाफत क्वेश्चन। तो आपको पता है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और प्लस खिलाफत दोनों को मर्ज कर दिया गया था। खिलाफत कहाँ से है? देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन जीत जाती है और टर्की के बादशाह को, जो कि वहाँ का मुस्लिमों का खलीफा भी था, उसको वो डिपोज कर देती है। इसी के खिलाफ शुरू होता है खिलाफत आंदोलन। ठीक है, तो जिसको कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में मर्ज कर लिया गया था। तो फोर्थ स्टेटमेंट आपका सही है। देखो, 1 और 4 ओनली, ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं अपने पास। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4 ओनली। तो इस पर ज़्यादा फोकस मत करिए, लेकिन पीसफुल मीन्स की ही बात की जा रही थी अभी तक। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1, 2 और 4 ओनली। इसको देख लीजिए दोस्तों, एक्सप्लेनेशन को पढ़ लीजिए। आइए दोस्तों, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। द इंडियन शोर कमिटी वॉज फाउंड विद द पर्पस ऑफ। जो शोर कमिटी है वो किस लिए फॉर्म की गई थी? तो दोस्तों, शोर कमिटी फॉर्म की गई थी कोमागाता मारू इंसिडेंट से रिलेटेड लोगों के केसेस वगैरह लड़ने के लिए। ठीक है, तो यही है शोर कमेटी। क्योंकि आपको पता ही है कोमागाता मारू इंसिडेंट में क्या हुआ था। एक जापानीज स्टीमशिप थी, लोग जो इंडियन रेजिडेंट रहते थे सिंगापुर में, वो जा रहे थे सिंगापुर से वैंकूवर कनाडा में। कनाडा के अथॉरिटी ने इनको वहाँ पर डॉक नहीं करने दिया और वहाँ से रिटर्न कर दिया और ये लोग वापस आ गए कलकत्ता पोर्ट पर इनको भेज दिया गया। और कलकत्ता से इनको ज़बरदस्ती ट्रेन में डाल करके भेजा जा रहा था पंजाब। कई लोग नहीं जाना चाह रहे थे तो उन पर गोली भी मार दी चलाई गई थी, जिसमें 22 लोगों की डेथ भी हो गई थी। एकदम पूरा इवेंट आपको रटा हुआ होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, एकदम ऐसा कि एकदम केक वॉक की तरह आपको फील होना चाहिए। ठीक है, तो जो शोर कमेटी है ना, वो इसी से रिलेटेड है दोस्तों। इन्हीं के लीगल चैलेंजेस को डील करने के लिए बनी थी शोर कमेटी, इंडियन शोर कमेटी। तो 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो पढ़ लीजिए आप लोग, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।
कुछ क्वेश्चंस तो आपको ऐसे पढ़े होने चाहिए कि आप देखे नहीं कि आंसर मार दे। देखिए, सी अटेंडेड द सेकेंड सोशलिस्ट कांग्रेस एट स्टूगार्ट, यहीं पर रुक करके आप आंसर मार दीजिए भिकाजी कामा। ठीक है, इन्होंने सबसे पहली बार भारत का झंडा फहराया था यहीं स्टूगार्ट में, जर्मनी में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भिकाजी कामा हो जाएगा। ठीक है, ये क्या की थी, जो सेकेंड सोशलिस्ट कांग्रेस था उसको इन्होंने अटेंड किया था। इनको मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। बहुत पावरफुल लेडी थी दोस्तों भिकाजी कामा, मैडम भिकाजी कामा, मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन। आइए इनके बारे में थोड़ा पढ़ ही लेते हैं। तो ये है भिकाजी कामा जी। ठीक है, इनके लिए एक स्टैम्प भी बनाया गया था। ये पारसी थी। ठीक है, और ये एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज़ में श्यामजी कृष्ण वर्मा को सपोर्ट करती थी। ये दादा भाई नौरोजी की प्राइवेट सेक्रेटरी भी थी कुछ दिनों तक। और फिर ये देखिए, ये वही सोशलिस्ट कांग्रेस स्टुगार्ट जर्मनी में इन्होंने पार्टिसिपेट भी किया था। फिर इन्होंने पेरिस इंडिया सोसाइटी भी बनाई थी। फिर जब मदन लाल ढींगरा को एग्जीक्यूट कर दिया गया था, फांसी दे दी गई थी, तो उसके खिलाफ ये तलवार में ये लिखते भी थे, तलवार नाम के जर्नल में। फिर वंदे मातरम को जब बैन कर दिया गया था तो ये वंदे मातरम नाम का जर्नल भी चलाती थी दोस्तों। तो ये है हमारी पूजनीय माता की तरह मैडम भिकाजी कामा। चलिए दोस्तों, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स वर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय द रशियन रिवॉल्यूशन। जो रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था, तो इनमें से कौन कौन से इवेंट इस रशियन रिवॉल्यूशन से प्रभावित हैं कहीं ना कहीं। रशियन रिवॉल्यूशन कब हुआ, 1917 में। फॉर्मेशन ऑफ द होम रूल लीग ये कब हुआ, ये भी 1917 में हुआ है दोस्तों। तो जाहिर सी बात है दोनों एक दूसरे से कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस तो लेंगे ही। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। फिर देखो, फॉर्मेशन ऑफ द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। देखिए, ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी एक तरीके से कम्युनिज्म की बात की जा रही है। ठीक है, और यहाँ भी क्या हुआ, कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन हुआ है। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी आपका क्या हो गया, सही हो गया। थर्ड देखिए, रिवॉल्यूशनरी मिलिटेंट एक्टिविटीज कैरिड आउट इन द 1920s बाय द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये HSRA के हेड कौन थे, भगत सिंह जी थे, शहीद भगत सिंह। पहले इसका नाम HRA था, तब इसको राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान इत्यादि ने इसके फाउंडेशन किया था। पर जब काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस के बाद राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान और रोशन सिंह, इन लोगों को फांसी की सज़ा दे दी गई और बाकी HRA के एक्टिव मेंबर्स को जेल में डाल दिया गया। तो जो बचे खुचे बच गए हमारे पास, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, इन लोगों ने बाद में HRA का नाम बदल करके कर दिया HSRA। तो HSRA में जो S है ना, उसका मतलब है सोशलिस्ट, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो सोशलिस्ट तो आप समझ ही सकते हैं कि रशियन रिवॉल्यूशन से प्रभावित रहा होगा कहीं ना कहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। इसको पढ़ लीजिए दोस्तों। आज कुछ ज़्यादा क्वेश्चन हैं तो थोड़ा सा हम लोग फास्ट मूव करेंगे। इसको पढ़ लीजिए। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत के आधुनिक इतिहास से रिलेटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग वे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आउटकम्स ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, प्रथम विश्व युद्ध है, उसके क्या क्या आउटकम्स हैं। तो देखो, फिनोमिनल इंक्रीज इन द डिफेंस एक्सपेंडिचर, यानी जो सुरक्षा बजट में काफ़ी बढ़ोतरी हो गई। तो बिल्कुल सही बात है, होगी ही। डिक्रीज इन इनडायरेक्ट टैक्सेशन, दोस्तों जब युद्ध लड़ा जा रहा है तो टैक्स क्यों घटेगा, ये तो गलत बात है ना। हाई फूड इन्फ्लेशन, ये बात बिल्कुल सही है, जो महंगाई दर है वो काफ़ी बढ़ गई थी। फिर इंक्रीज इन नंबर ऑफ वर्कर्स इन क्या हो गया, इन इंडस्ट्रीज। तो दोस्तों देखो, युद्ध वगैरह के सामने क्या के टाइम में क्या है ना, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बढ़ जाती है, क्योंकि वॉर के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें प्रोड्यूस करनी पड़ती है ना, तो नंबर ऑफ वर्कर्स तो बढ़ेंगे ही हमारे पास। तो 4 भी आपका राइट है। फिर देखिए, हाई प्रॉफिट्स फॉर इंडियन बिजनेसमैन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। दोस्तों एक्चुअली ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। क्यों, क्योंकि अब जो ब्रिटिश फैक्ट्रीज थी वो वॉर के लिए सामान बनाने में बिजी हो गई थी, तो इंडियन फैक्ट्री जो है इसी बीच जो मार्केट की नीड्स हैं उसको इंडियन बिजनेसमैन पूरा कर रहे थे। तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। फिर देखिए, फिनोमिनल इंक्रीज इन वेजेज ऑफ वर्किंग क्लास। दोस्तों एक्चुअली ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि क्या है कि जब अंग्रेज हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, हम लोगों को कॉलोनाइज करके रखा है, गुलाम बना करके रखा है, तो बहुत ज़्यादा वेजेज में लोगों की सैलरी में इंक्रीज तो कभी होगा ही नहीं। तो ये इसको तो काट ही दीजिए।
इनफैक्ट इस कारण से आपको पता है कि अहमदाबाद मिल स्ट्राइक भी हुआ था वेजेज बढ़वाने के लिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 1345। मार दीजिए आप 1345। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। पढ़ लीजिए दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए, विथ रेफरेंस टू द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी इन साउथ अफ्रीका कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स। कुछ महात्मा गांधी ने क्या क्या किया है साउथ अफ्रीका में वो यहाँ दिया हुआ है और उसको क्रोनोलॉजी में सजाना है दोस्तों। तो क्रोनोलॉजी में सजाने का सबसे अच्छा तरीका मैंने आपको क्या बताया है कि उसके सामने ईयर लिखते जाइए अगर आपको पता है तो, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, फॉर्मेशन ऑफ नेटाल इंडियन कांग्रेस। तो नेटाल इंडियन कांग्रेस गांधी ने स्थापित किया था एक डिसएनफ्रेंचाइजमेंट बिल के अगेंस्ट, यानी कि वहाँ पर जो इंडियंस थे ना उनको वोटिंग का अधिकार उनसे छीन लिया गया था कहीं ना कहीं। इसी बिल के अगेंस्ट उन्होंने नेटाल इंडियन कांग्रेस स्टार्ट किया था और ये लगभग महात्मा गांधी ने वहाँ जाते के स्टार्ट कर दिया था। तो ये हुआ था 1894 में। फिर देखिए उसके बाद क्या हुआ था, ये इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प्स जो सेकेंड एंग्लो बॉयर वार है, एंग्लो बॉयर वार हुआ था आपका 1899 में, ठीक है। तो ये हो गया आपका। फिर देखिए आप जो फिनिक्स फार्म है दोस्तों, फिनिक्स फार्म गांधी ने स्थापित किया था। ये इन्होंने जॉन रस्किन की और लियो टॉल्स्टॉय की बुक से प्रभावित होकर के, एक्चुअली लियो टॉल्स्टॉय की बुक से प्रभावित होकर के उन्होंने टॉल्स्टॉय फार्म स्थापित किया था और ये फिनिक्स फार्म उन्होंने जॉन रस्किन की बुक से प्रभावित होकर किया था और ये उन्होंने किया था 1904 में। फिर देखिए हिंद स्वराज नाम की उन्होंने बुक लिखी थी 1909 में और इसको ब्रिटिशर्स ने बैन भी कर दिया था दोस्तों, हिंद स्वराज को। अब आप इसे क्रोनोलॉजी को आराम से अरेंज कर सकते हैं। ये हो गया नंबर 1 1 के बाद क्या हो गया आपका 3 के बाद क्या हो गया 2 और फिर हो गया 4 1 3 2 4। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये सारे आपको याद होने ही चाहिए, ठीक है, कब कब क्या क्या किया है। चलो एक बार में नहीं याद होता है बट आप नोट्स में इसको अच्छे से लिख लीजिए और कई बार इसको पढ़िए तो कम से कम क्या है ना, आप इसमें से गलत आंसर को एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं तो एलिमिनेशन मेथड यूज करना ही होगा बट ज़्यादातर कोशिश करें कि याद रहे। स्पेक्ट्रम को इतनी बार पढ़िए कि स्पेक्ट्रम रोने लगे आपके सामने। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। विच ऑफ द एबव पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, ये क्वेश्चन है। कलकत्ता में 1901 फर्स्ट कांग्रेस सेशन अटेंडेड बाय महात्मा गांधी। दोस्तों आपको ये नहीं पता होगा कि महात्मा गांधी अफ्रीका से एक बार बीच में इंडिया भी आए थे और उस टाइम इन्होंने ये कलकत्ता कांग्रेस वाला सेशन अटेंड किया था 1901 में। तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। फिर देखिए बेलगांव 1924 में ओनली कांग्रेस सेशन प्रिसाइडेड बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने एक ही बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी बेलगांव में 1924 में। तो दोस्तों ये भी स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। फिर देखिए बॉम्बे 1934, यहीं पर गांधी जी ने रिजिग्नेशन दे दिया था कांग्रेस के से। उन्होंने बोला कि अब मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं रहूँगा, अब मैं हरिजन के उत्थान वगैरह के लिए काम करूँगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल आपका सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। देखिए ये सारा मुश्किल नहीं है, अगर आप ढंग से पढ़े हुए ना तो ये बहुत आसान क्वेश्चंस हैं। और ढंग से नहीं पढ़े बस ऊपर ऊपर से या बस लेक्चर कहीं से सुन लिया या मन में विचार कर लिया कि हाँ मैं पढ़ा हूँ तो फिर आपको थोड़ा कठिन लगेगा ये, ठीक है। तो मैं भी कई बार पढ़ा हूँ तभी मुझे थोड़ा आसान लग रहा है। चलो क्वेश्चन 8 देखते हैं दोस्तों। महात्मा गांधी का रॉलेट सत्याग्रह से रिलेटेड स्टेटमेंट्स है। देखो, इट वॉज अपोज्ड बाई द लाइक्स ऑफ सुरेंद्रनाथ बनर्जी एंड तेज बहादुर सप्रू ऑन द ग्राउंड्स दैट इट वुड हैम्पर द इमिनेंट मॉरली मिंटो रिफॉर्म्स। अब मेरी बात समझिए, इसको सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने और तेज बहादुर सप्रू ने अपोज किया था रॉलेट सत्याग्रह को, लेकिन क्या मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स का फायदा नहीं होगा इसलिए इसको अपोज किया था। दोस्तों मॉरले मिंटो रिफॉर्म कब आया, 1909 में, और रॉलेट सत्याग्रह कब आने वाला है, ये 1919 वगैरह में, ठीक है। 1919 के पहले मॉरले मिंटो रिफॉर्म नहीं आया, 1919 के पहले आया है मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स, जिसको मोन्टैगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं। तो यहाँ पे मॉरले मिंटो रिफॉर्म की जगह हो जाएगा मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और तेज बहादुर सप्रू को ये लगा कि मोन्टैगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म से जो कुछ प्रोग्रेस हो सकता है वो प्रोग्रेस भी रुक जाएगा ये रॉलेट सत्याग्रह के चलते, इसलिए उन लोगों ने अपोज किया था। तो ये मॉरले मिंटो नहीं होगा यहाँ पर,
मॉन्टफोर्ड होगा, तो फर्स्ट तो आपका इनकरेक्ट हो गया दोस्तों। फिर सेकंड देखिए, इट फाउंड सपोर्ट अमंग द यंगर मेंबर्स ऑफ वेरियस होम रूल लीग्स। हाँ, तो जो रॉलेट सत्याग्रह था उसको बाल गंगाधर तिलक जी के और एनी बिसेंट के होम रूल लीग्स ने इसको काफ़ी सपोर्ट किया था, तो सेकेंड आपका बिल्कुल सही है। फिर देखिए, इट वॉज सस्पेंडेड आफ्टर वायलेंस इरप्टेड एट द चौरी चौरा पुलिस स्टेशन। नो दोस्तों, चौरी चौरा के कारण जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टॉप किया गया था। ठीक है, ये रॉलेट सत्याग्रह को स्टॉप किया गया था जलियांवाला बाग के कारण। जलियांवाला बाग में काफ़ी हिंसा हो गई थी और उसके बाद लोग भड़क उठे थे ऑल ओवर इंडिया, तो इसके कारण से ये रॉलेट सत्याग्रह को स्टॉप किया गया था दोस्तों। तो थर्ड आपका गलत है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 2 ओनली। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप बस ढंग से पढ़े हुए हो, आपको पता हो कि हर इवेंट का क्या कॉज है और उसका क्या रिजल्ट था, तो बिल्कुल भी आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं दोस्तों। अगेन यहाँ पर क्रोनोलॉजी में अरेंज करना है दोस्तों। देखिए, क्रोनोलॉजी में अरेंज करिए। फॉर्मेशन ऑफ प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटीज, ठीक है, जलियांवाला बाग, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सिडिशन कमिटी विथ सिडनी रॉलेट एज इट्स चेयरमैन, ठीक है, फिर फॉर्मेशन ऑफ इंडियन लिबरल फेडरेशन बाय सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो देखिए, ये जो है सिडिशन कमिटी फॉर्मेशन की गई 1917 में। एक सिडनी रॉलेट थे उन्हीं के अंदर में, और इसी कमिटी के रिजल्ट के तौर पर बाद में कौन सा एक्ट आएगा? रॉलेट एक्ट आएगा। ठीक है, अब मेरी बात समझिए, 1917 में हुआ। फिर देखिए, जब मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म आ गया तो मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म को अपोज करने लगे सभी लोग, तो कुछ लोग उसको अपोज नहीं कर रहे थे, तो वही लोग जो है जो बोले कि भाई हम लोग अपोज नहीं करेंगे, और उनको कहा गया इंडियन लिबरल फेडरेशन। और इंडियन लिबरेशन फाउंडेशन को फेडरेशन को हेड कर रहे थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, और ये काम हुआ आपका 1918 में। ठीक है, देखते जाइए। फिर देखिए, जलियांवाला बाग मैसेकर आपका कब होगा? जलियांवाला बाग मैसेकर होगा 1919 में, यानी रॉलेट सत्याग्रह और उसके बाद जलियांवाला बाग मैसेकर। फिर प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटीज इन सब की गठन होगा 1920 में। ठीक है, ये आपका होगा नागपुर सेशन से, तो आप इसको ध्यान रखिए। नागपुर सेशन कब हुआ था? 1920 में। तो अब आप इसको अरेंज कर लीजिए, 1917, 18, 19, यानी देखिए ना, 3, फिर 4, फिर 2, फिर 1। देख लीजिए, 3, 4, 2, 1, ऑप्शन नंबर बी मार दीजिए। मेरी बात समझिए, क्रोनोलॉजी आपको याद नहीं करना है, लेकिन आपको इवेंट्स पता होना चाहिए कि पहले कौन सा इवेंट हुआ, कौन पहले, बाद में कौन सा इवेंट हुआ। और आप हिस्ट्री पढ़ते भी तो वैसी है ना, जो इवेंट पहले होता है उसको पहले पढ़ते हैं, जो बाद में उसको बाद में पढ़ते हैं, तो इस तरह से चेन बनाते चलिए। ठीक है, चलिए। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। वेयर डिड महात्मा गांधी इस्टाब्लिश द सत्याग्रह सभा टू कैरी आउट एंटी राउलेट एक्ट एजिटेशंस? तो दोस्तों, इसका प्लेन एंड सिंपल आंसर है, महात्मा गांधी ने महाराष्ट्र में, बॉम्बे में ये एंटी राउलेट सत्याग्रह खुद से किया था, और बाकी जगह के लिए भी उन्होंने कॉल दिया था। तो हर जगह एंटी राउलेट सत्याग्रह चल रहा था, लेकिन पर्सनली महात्मा गांधी जी ने कहाँ किया था? तो बॉम्बे में किया था दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 का ए, बॉम्बे। महात्मा गांधी ने एंटी राउलेट सत्याग्रह कहाँ किया? बॉम्बे में किया। इस तरह से 2-3 बार मन में बोल दीजिए, महात्मा गांधी ने एंटी राउलेट सत्याग्रह कहाँ किया? तो बॉम्बे में किया। ऐसे ऐसे करके आपको याद हो जाएगा। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पॉसिबल कॉजेज ऑफ नेशनलिस्ट रिसर्जेंस इन इंडिया आफ्टर द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 1? ठीक है, तो विश्व युद्ध 1 के बाद जो नेशनलिस्ट रिसर्जेंस हुआ, तो उसके क्या क्या पॉसिबल कॉजेज हैं, मतलब क्या क्या कारण है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहला कारण क्या? अक्टूबर रिवॉल्यूशन। अक्टूबर रिवॉल्यूशन कहाँ हुआ था? 1917 में हुआ था, यहाँ रसिया में। तो हाँ, ये एक कारण था, इससे काफ़ी इंडियन जो
फ्रीडम फाइटर्स थे वो इंस्पायर्ड थे, तो इसलिए भी भारत में एक नेशनलिस्ट रिसर्जेंस हुआ दोस्तों। फिर देखिए, हाई एक्सपेक्टेशन ऑफ पॉलिटिकल गेन्स फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट। हाँ, कई लोग ऐसा मान बैठे थे कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो है ब्रिटिशर्स हम लोग को स्वराज दे देंगे या पूर्ण स्वराज दे देंगे या डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, बट उनमें से कुछ भी पूरा नहीं हुआ। तो एक्सपेक्टेशंस जब हाई रहता और फुलफिल नहीं होता तो लोगों को गुस्सा आता ही है। तो सेकेंड भी एक राइट आंसर है। फिर देखिए, रेसिस्ट एटीट्यूड टुवर्ड्स द एजुकेटेड इंडियंस। तो एजुकेटेड इंडियंस को वो पोस्ट नहीं मिलते थे जो एजुकेटेड ब्रिटिश को मिलते थे, तो ये कहीं ना कहीं रेसिस्ट एटीट्यूड दिखाता है। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है आपका। फिर देखिए, अनएम्प्लॉयड आर्टिजन्स, ये तो एक जनरल कॉज है ही है। अगर आर्टिजन्स को जॉब नहीं मिलेगा तो उन गुस्सा भड़केगा ही। फिर देखिए, डिसइल्यूजनमेंट विथ इंपीरियलिज्म वर्ल्ड वाइड। अब देखिए, वर्ल्ड वॉर 1 में बहुत सारे इंडियन सैनिक इंडिया से बाहर बाहर हर जगह जा कर के लड़े थे। हर जगह उन लोगों ने देखा कि जो कॉलोनीज के लोग रह रहे हैं ना, उन लोगों की स्थिति इतनी खराब है, और कोई भी कॉलोनाइजर हो, चाहे ब्रिटिशर्स हो या जर्मन हो, वो मतलब अपने कॉलोनीज के साथ बुरा ही व्यवहार करते हैं, ठीक है। तो इस कारण से वो लोग क्या हो गया, डिसइल्यूजनड हो गया, उनका इल्यूजन जो है ख़त्म हो गया। अगर थोड़ा बहुत था भी कि नहीं हाँ ब्रिटिश तो मॉडर्नाइज करना है ये वो, तो सारा इल्यूजन ख़त्म हो गया। तो ये भी आपका एक राइट आंसर है। फिर तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। तो पढ़ लीजिए दोस्तों, सिंपल क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन 12 में चलते हैं। देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू द होम रूल लीग इस्टेब्लिश बाय तिलक इन 1916। तो जो बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग स्थापित किया उससे रिलेटेड स्टेटमेंट्स है। पहला क्या है, इट वॉज सेटअप बाय तिलक एंड वर्कड इन द रीजन्स ऑफ बॉम्बे। गलत है बात। देखिए, जो तिलक जी का होम रूल लीग था वो था महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र माइनस बॉम्बे। महाराष्ट्र में एक्टिव था लेकिन बॉम्बे में नहीं था, और प्लस कर्नाटका में था। महाराष्ट्र माइनस बॉम्बे प्लस कर्नाटका, ये हो गया तिलक जी का होम रूल लीग। और बाकी बचे हुए पूरे इंडिया में एनी बिसेंट का होम रूल लीग एक्टिव था, एनी बिसेंट, ठीक है। तो बॉम्बे में इसको काट दीजिए, यही आपको गलत कराएगा। अगर आप सोच कर रखेंगे बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र के तो थे ही, तो बॉम्बे में उनका होम रूल क्यों नहीं एक्टिव रहेगा, तो ये गलत है। बॉम्बे में उनका होम रूल एक्टिव नहीं था, महाराष्ट्र में था, बाकी महाराष्ट्र में था बट बॉम्बे में नहीं था, ठीक है। तो ये आपका गलत हो गया दोस्तों। फिर देखिए, इट वॉज लूजली ऑर्गेनाइज्ड एंड हैड मोर देन 100 ब्रांचेज। गलत है दोस्तों। ये देखिए, गलत कर दिया, दूसरे को देखते हैं। एक तिलक जी हो गए और एक एनी बिसेंट, दोनों के अपने अपने होम रूल लिखते हैं, दोनों मिलकर ही काम करते थे, ऐसा नहीं कि आपस में दुश्मनी थी। इनके थे 6 ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, और एनी बिसेंट वाले के थे 200 प्लस ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन ये था थोड़ा अच्छे से मतलब टाइटली ऑर्गेनाइज्ड था दोस्तों, अच्छे से ऑर्गेनाइज था। और एनी बिसेंट वाला जो था वो लूजली ऑर्गेनाइज था, क्योंकि देखिए ना 200 अगर ऑफिस से ब्रांचेज हैं तो लूज ऑर्गेनाइजेशन ही होगा, और यहाँ 6 ही ब्रांचेज हैं तो यहाँ थोड़ा टाइट ऑर्गेनाइजेशन होगा। तो सेकेंड इज ऑल्सो रॉन्ग। फिर देखिए, द होम रूल लीग वॉज हेडक्वार्टर्ड इन पूना। तो थर्ड एक्चुअली राइट है दोस्तों, थर्ड स्टेटमेंट इज राइट, बट यहाँ क्या पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो इनकरेक्ट क्या हो गया, 1 and 2 ओनली, ऑप्शन नंबर ए। तो देख लीजिए। आइए दोस्तों, क्वेश्चन 13 में चलते हैं। Which of the following reforms were suggested in the लखनऊ पैक्ट 1916? लखनऊ पैक्ट क्या है, लखनऊ पैक्ट कुछ नहीं है, एक तो कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग को मिला रही है ये। फिर ये कांग्रेस के जो 2 दल बट गए थे, एक एक्सट्रीमिस्ट वाले और एक मॉडरेट वाले, उन लोगों को भी ये मिला रही है, ठीक है। आइए तो
तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म्स वर सजेस्टेड। अब लखनऊ पैक्ट में क्या क्या सजेस्ट किया गया, तो सजेस्ट किया गया कि एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से सेपरेट कर दिया जाए। हाँ, तो ये बिल्कुल आपका सही स्टेटमेंट है दोस्तों। फिर देखिए प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दे दी जाए, तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है, ठीक है। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात की गई थी लखनऊ पैक्ट में, ठीक है। फिर देखिए आप 1/3 मेंबर्स ऑफ वायसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स बी इंडियंस। देखिए 1/3 की तो बात नहीं है, लेकिन जो वायसरॉय काउंसिल के जो हाफ मेंबर्स हैं वो इलेक्टेड होने चाहिए, ऐसी बात जरूर की गई थी, लेकिन 1/3 नहीं, हाफ। और इंडियंस नहीं, इलेक्टेड होने चाहिए, तो थर्ड इज रॉन्ग। फिर सेल्फ गवर्नमेंट की बात की गई थी, तो 4 आपका सही है। फिर फिफ्थ देखिए इंक्रीज इन नंबर ऑफ नॉमिनेटेड सीट्स। दोस्तों नॉमिनेटेड सीट्स को इंक्रीज करने की बात क्यों की जाएगी, बात की जाएगी तो इलेक्टेड सीट्स को बढ़ाने की बात की जाएगी ना, क्योंकि नॉमिनेटेड सीट तो ब्रिटिशर्स के हाथ में है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा आपका। तो 1, 2 एंड 4 आपका हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। देखिए कुछ आप हल्का सा लॉजिक लगा के काट सकते हैं, जैसे फिफ्थ को काट दीजिए। फिफ्थ को काटिए तो देखिए तो आपका कौन कौन सा आंसर गलत होता है, बी गलत होता है, सी गलत होता है और डी गलत होता है, तो राइट आंसर क्या बचता है, ए, ठीक है। कई लोग सिर्फ ऐसे ही करके बोलते हैं एलिमिनेशन टेक्निक, लेकिन एलिमिनेशन टेक्निक को आप लास्ट में यूज करिए, या किसी भी टेक्निक को लास्ट में यूज करिए, पहले यूज करिए आप नॉलेज, क्योंकि नॉलेज ही पावर है दोस्तों। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप सारे आंसर सही कर सकते हैं, और एलिमिनेशन टेक्निक से क्या है ना, आप फंस सकते हैं। तो देख लीजिए, आइए क्वेश्चन 14 देखते हैं दोस्तों। देखिए कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द लखनऊ सेशन। लखनऊ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन 1916, ठीक है। तो ये लखनऊ सेशन यही है, लखनऊ पैक्ट जो ऊपर हुआ ना, लखनऊ से पैक्ट, वो इसी की बात है, 1916 की बात है। यहाँ पर आपका मुस्लिम लीग प्लस कांग्रेस मिल जाएगा, और कांग्रेस के एक्सट्रीमिस्ट प्लस मॉडरेट्स मिल जाएंगे, सभी का भरत मिलाप हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए ठीक है। द सेशन वॉज प्रेजाइडेड बाई मराठा लीडर बाल गंगाधर तिलक, गलत है। देखिए यहाँ पर ये जो लखनऊ सेशन हुआ है, तो लखनऊ सेशन के प्रेसिडेंट थे अंबिका चरण मजूमदार। लखनऊ सेशन के प्रेसिडेंट थे अंबिका चरण मजूमदार, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस के को हेड कर रहे थे बाल गंगाधर तिलक। लेकिन यहाँ कांग्रेस को हेड करने की बात नहीं करी जा रही, यहाँ सेशन का को प्रेसाइड करने की बात की जा रही है। तो सेशन को प्रेसाइड कौन कर रहे हैं, अंबिका चरण मजूमदार जी। कांग्रेस को प्रेसाइड कर रहे हैं बाल गंगाधर तिलक जी, ठीक है। और मुस्लिम लीग को प्रेसाइड कर रहे थे आपके मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। तो फर्स्ट आपका हो गया है रॉन्ग, फर्स्ट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। दूसरा देखिए इट सोड द सीड्स ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स इन इंडिया। दोस्तों हालांकि यहाँ पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग मिल गई थी, लेकिन कम्युनल पॉलिटिक्स के बीज यहाँ पर बो दिए थे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये मान लिया गया था कि मुस्लिम्स को 1/3 सीट्स रिजर्व्ड मिल जाएगा, ठीक है। देखो दिक्कत क्या है ना, 1/3 सीट्स किसी को रिजर्वेशन देने में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम उससे ये होती है कि कहीं ना कहीं हम लोगों ने ये स्वीकार कर लिया कि इंडियन सोसाइटी होमोजीनस नहीं है, यहाँ पर मतलब हिंदू और मुस्लिम अलग अलग हैं, इस टाइप की भावना को एक्सेप्ट कर लिया गया, इसको अप्रूवल मिल गया, तो ये प्रॉब्लम हुई। तो ये स्टेटमेंट आपका एक्चुअली दोस्तों सही है। फिर देखिए द मॉडरेट्स एंड रेडिकल्स रीयूनाइटेड ऑन द आइडिया ऑफ सेल्फ रूल। तो ये तो मैंने आपको ही बताया ही कि मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट यहाँ पर मिल गए थे, तो थर्ड भी आपका सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 2 एंड 3 ओनली। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू द नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स टू द ब्रिटिश पार्टिसिपेशन इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स था, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, एंड क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे। देखिए एक तो मॉडरेट और एक है एक्सट्रीमिस्ट और एक है रिवोल्यूशनरीज। मॉडरेट्स बोलें कि सपोर्ट कर दो क्योंकि ये हमारी ड्यूटी है, एक्सट्रीमिस्ट बोलें कि सपोर्ट कर दो कि क्या पता
ब्रिटिशर्स जो है मतलब एहसान चुकाएंगे और हमें आज़ाद कर देंगे, स्वराज दे देंगे। और रिवॉल्यूशनरीज सॉरी दोस्तों, थोड़ा तबीयत अभी थोड़ा नासाज है। हाँ, रिवॉल्यूशनरीज ने कहा कि कोई सपोर्ट वपोर्ट मत करो, इसी मौके का फ़ायदा उठाओ और इन अंग्रेज़ों को यहाँ से मार भगाओ। ठीक है, तो एक रिवॉल्यूशनरीज ने बस सपोर्ट नहीं किया था, बाकी मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट दोनों ने सपोर्ट किया था। दोनों के कारण भी देख लीजिए। अब देखिए, मॉडरेट्स सपोर्टेड द अलाइड पावर्स विथ अ बिलीव दैट देयर डिमांड ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट वुड बी फुलफिल्ड। ये गलत बात है, ये एक्सट्रीमिस्ट का कारण है। देख रहे हैं, एक्सट्रीमिस्ट सोच रहे थे कि स्वराज का डिमांड फुलफिल हो जाएगा। फिर देखिए, एक्सट्रीमिस्ट डिसाइडेड टू लिबरेट द कंट्री फ्रॉम ए कॉलोनियल रूल बाय वेजिंग अ वॉर। नहीं, एक्सट्रीमिस्ट नहीं, ये है रिवॉल्यूशनरीज, तो ये भी आपका गलत है। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी। ये सिंपल सा एक चार्ट बनाना क्या है, दिमाग में ही रख लीजिए तो हो जाएगा। तो देख लीजिए। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द होम रूल मूवमेंट। अब होम रूल मूवमेंट के फॉर्मेशन के क्या फैक्टर्स हैं? डिससेटिस्फैक्शन विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। दोस्तों 1919 में जो इवेंट होगा उसके कारण कोई संस्था 1917 में ही कैसे बन सकती है? तो ये तो गलत ही है। 1917 में ही होम रूल मूवमेंट स्टार्ट हो चुका है और ये कह रहा है, तो इसको तो गलत कर दीजिए। ठीक है, फिर हाई इन्फ्लेशन एंड टैक्सेशन। हाँ, तो ये बिल्कुल सही बात है, काफ़ी महंगाई और काफ़ी टैक्सेस एक रीजन थे होम रूल मूवमेंट के स्टार्ट होने के। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 2 ओनली। अब देखिए, जिसको ये नहीं पता रहेगा कि होम रूल मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ, कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ, वो इस ऑप्शन में भी वो सल्क करेगा, बहुत देर तक सोचेगा। और ऐसे इंसान को ही कहा जाता है भगवद गीता में। देखिए, भगवद गीता में कहा गया है कि संशयात्मा विनश्यति। देखिए, जिस इंसान को डाउट रहता है ना, उस इंसान का नाश होना निश्चित है। ठीक है, और डाउट क्यों होता है? क्योंकि आपके पास रिवीजन नहीं किया होता है। अब बार बार रिवीजन करेंगे तो डाउट खत्म हो गया। डाउट खत्म यानी संशय खत्म। संशय खत्म तो आपका विनाश नहीं होगा, फिर आपकी होगी ग्रोथ, आपका होगा विकास। चलिए, ये सब हो गई फिलॉसफी की बातें। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। आइए, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए दोस्तों। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर्स वर पब्लिश बाय एनी बिसेंट। तो एनी बिसेंट इनमें से कौन कौन सा न्यूज़पेपर पब्लिश करती थी? तो अब आप खुद सोच लीजिए कि कौन कौन सा पब्लिश करती होंगी। यंग इंडिया पब्लिश करते थे महात्मा गांधी, इसको काट दीजिए। इंडियन ओपिनियन पब्लिश करते थे महात्मा गांधी, इसको काट दीजिए। ठीक है, बचा न्यू इंडिया। न्यू इंडिया एनी बिसेंट जी का न्यूज़पेपर था। कॉमनवेल्थ भी एनी बिसेंट जी का न्यूज़पेपर था। ठीक है, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ एनी बिसेंट, और यंग इंडिया और इंडियन ओपिनियन ये हो गया आपका महात्मा गांधी जी। तो राइट आंसर क्या हो गया? 3 और 4 ओनली। ये सब न्यूज़पेपर्स के नाम अगर आपको नहीं याद है कि कौन से महापुरुष से जुड़े हुए हैं, तो बहुत ही खराब प्रिपरेशन है यार आपकी, थोड़ा रिवीजन कर लीजिए। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू अगस्त डिक्लेरेशन 1970। ठीक है, तो जो अगस्त डिक्लेरेशन हुआ है 1917 में, ये वही है। देखिए, मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म बाद में आता है, पहले ही ये जो है ये मॉन्टफोर्ड डिक्लेरेशन आ गया था। ठीक है, मतलब एक तरीके से क्या है ना, जब होम रूल मूवमेंट से अंग्रेज लोग घबरा गए ना, तो उन लोगों ने एक टाइप से बोला कि अरे रे, आप इतना परेशान मत हो, हम लोग बहुत कुछ कर देंगे आपके लिए। ठीक है, तो वही डिक्लेरेशन है अगस्त डिक्लेरेशन 1917 का। और मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म थोड़े दिनों बाद आएगा, 1918 समथिंग में आएगा, लेकिन ये डिक्लेरेशन पहले ही आ जाएगा, वो ये गवर्नर जनरल वायसरॉय के द्वारा। ठीक है, तो चलिए अब इससे रिलेटेड स्टेटमेंट्स देखिए कि इट प्रॉमिस्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। तो इसने प्रॉमिस कर दिया था कि इंडिया को रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मिलेगा, ये डिक्लेरेशन ने। मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म ने नहीं। ठीक है, वहाँ पर तो वो कहीं ना कहीं मुकर गए थे इस बात से।
तो ठीक है, बट पहले उन लोगों ने डिक्लेयर कर दिया था ताकि किसी तरह से होम रूल मूवमेंट को दबा दिया जाए। ठीक है, फिर देखिए, इट इंटेंडेड टू इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस इन द लेजिस्लेचर। तो ऑब्वियस ही बात है, जहां अंग्रेजों पर थोड़ा दबाव पड़ रहा है तो वो तो बड़ी से बड़ी वादे कर देंगे कि हाँ भाई लेजिस्लेचर में भी जगह मिलेगा, सब कुछ मिलेगा आपको। फिर देखिए, इट व्यूड इंडिया एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, लेकिन इसने इंडिया को ब्रिटिश एम्पायर का ही पार्ट माना। ठीक है, यानी कि ब्रिटिश एम्पायर से अलग नहीं हो सकता है इंडिया। तो ये बात इन लोगों ने क्लैरिटी के साथ रख दिया था। तो खैर राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। देख लीजिए, इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, जो अगस्त डिक्लेरेशन 1970 फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एंड द मोन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। तो मोन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स का बेसिस यही है, अगस्त डिक्लेरेशन। ठीक है, और ठीक है, बाकी सारा तो आपको पता ही है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अल हिलाल एंड कॉमरेड रेफर टू। अल हिलाल क्या है? अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा पब्लिश किया जाने वाला एक न्यूज़पेपर है अल हिलाल। और कॉमरेड क्या है? तो कॉमरेड है, देखिए, नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत मूवमेंट के दौरान आपको पता होगा कि पंजाब में दो लीडर सैफुद्दीन किचलू और मोहम्मद अली और सैफुद्दीन किचलू को अरेस्ट कर लिया गया था। तो वो उसी मोहम्मद अली के द्वारा ये पब्लिश किया जाता था कॉमरेड। ठीक है, याद रखिए, कॉमरेड मोहम्मद अली। ठीक है, मोहम्मद अली और शौकत अली दो भाई थे। ठीक है, और उन्हीं मोहम्मद अली के द्वारा ये बुक ये पब्लिश किया जाता था कॉमरेड। ठीक है, तो अब देखिए, तो अल हिलाल और कॉमरेड क्या है? तो यंग मुस्लिम लीग मेंबर्स हैं, नहीं मेंबर्स नहीं, ये तो न्यूज़पेपर्स हैं। ये देखिए, वीकली न्यूज़पेपर्स बाय मुस्लिम एक्टिविस्ट। हाँ, तो दोनों ही मुस्लिम के द्वारा ही पब्लिश किया जा रहा है दोस्तों, एक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और एक मोहम्मद अली के द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो पढ़ लीजिए, बट पढ़ने जैसा कुछ है नहीं, मैंने आपको बता ही दिया है। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द होम रूल लीग मूवमेंट। होम रूल लीग मूवमेंट से रिलेटेड इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है दोस्तों। तो चलिए देखते जाते हैं सारे स्टेटमेंट्स। द होम रूल लीग फंक्शनड थ्रू आउट द ईयर एज अपोज द कांग्रेस पार्टी हुज एक्टिविटीज वेर कन्फाइंड टू वंस अ ईयर। बिल्कुल सही बात है, कांग्रेस का इवेंट साल में होता था एक बार, 3 दिन का इवेंट होता था, हर जगह से लोग आते थे, बट ईयर मतलब ऑल ओवर द ईयर कांग्रेस का इवेंट नहीं चलता था, लेकिन होम रूल लीग मूवमेंट का इवेंट पूरे साल भर चलता था। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो ये हमारा राइट आंसर नहीं है। फिर देखिए, द मूवमेंट वॉज एबल टू स्प्रेड पॉलिटिकल कंसनेस टू मोर रीजन्स इन द कंट्री। ऑब्वियस बात है दोस्तों, साल भर चलेगा इवेंट, और आपको पता ही है 2 टाइप का ये था, एक तिलक जी का होम रूल और एक एनी बेसेंट का। तिलक जी एक्टिव थे कहाँ? महाराष्ट्र में, लेकिन बॉम्बे में नहीं, और कर्नाटका में, और बाकी जगह एक्टिव थी एनी बेसेंट जी। तो ये ज़्यादा रीजन्स को इन लोगों ने कवर किया था, तो ये भी सही है। फिर प्रोमिनेंट लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना वेर एसोसिएटेड। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है दोस्तों, बहुत सारे लोग इससे एसोसिएटेड थे, तो इनमें से ये सारे नाम भी हैं। फिर देखिए, द लीग्स फाउंड सपोर्ट अमंग, अब ऑब्वियस बात है आंसर तो यही हो गया, बट ठीक है, द लीग्स फाउंड सपोर्ट अमंग मुस्लिम्स, एंग्लो इंडियंस एंड नॉन ब्राह्मण्स। ये एक्चुअली गलत स्टेटमेंट दोस्तों। इन लोगों ने ये सोचा कि अगर होम रूल हो जाएगा, यानी सेल्फ रूल, होम रूल हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं जो अपर कास्ट ब्राह्मण्स हैं, उनको सत्ता मिल जाएगी। तो अपर कास्ट हिंदू, तो हिंदू को सत्ता मिलेगी तो मुस्लिम्स नहीं साथ देंगे, अपर कास्ट को सत्ता मिलेगी तो नॉन ब्राह्मण साथ नहीं देंगे, और इंडियंस को सत्ता मिलेगी तो एंग्लो इंडियन साथ नहीं देंगे। तो इन लोगों ने साथ नहीं दिया था। देख लीजिए क्या कह रहा है कि द लीग्स फाउंड सपोर्ट अमंग मुस्लिम्स। मुस्लिम ने इसको सपोर्ट किया, ऐसा कह रहा है, लेकिन नहीं किया।
क्योंकि इनको लगा हिंदुओं का शासन हो जाएगा। एंग्लो इंडियंस क्यों सपोर्ट करेंगे, इनको लग रहा था इंडियंस का शासन हो जाएगा। और नॉन ब्राह्मण्स क्यों सपोर्ट करेंगे, जबकि इनको लग रहा है कि ब्राह्मण्स का सत्ता हो जाएगा। तो इसलिए डी हमारा राइट आंसर है। वैसे डी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है दोस्तों। आइए इसको पढ़ लीजिए। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू द मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स 1909। तो मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म से रिलेटेड स्टेटमेंट्स दिया हुआ दोस्तों। द स्ट्रेंथ ऑफ द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज इंक्रीज्ड। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आपको पता है कि इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों का स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया गया था। फिर देखिए सत्येंद्र सिन्हा वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड टू द वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। बिल्कुल ये भी सही है। सत्येंद्र सिन्हा को लॉ मेंबर की तरह उनको जगह दिया गया था दोस्तों। फिर देखिए इट प्रोवाइडेड लिमिटेड सेल्फ गवर्नमेंट टू इंडियंस। ये भी बिल्कुल सही बात है दोस्तों, क्योंकि एक तरीके से क्या था कि मतलब काफ़ी हद तक जो है इंडियंस हो गए थे उसमें, ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। हालांकि नॉन इलेक्टेड मेजॉरिटी थी ब्रिटिशर्स के पास में, बट इंडियन मेजॉरिटी थी। ठीक है, क्योंकि कुछ इंडियंस को ब्रिटिशर सेलेक्ट कर देते, तो वो कहीं ना कहीं इंडियंस होते हुए भी ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर दे, वो अलग बात है। लेकिन कह सकते हैं कि लिमिटेड सेल्फ गवर्नमेंट इंडियंस को मिल गई थी यहाँ से। तो चलो ये भी सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। इसको आप लोग प्लीज पढ़ लेंगे। यहाँ देखिए ऑफिशियल मेजॉरिटी, ये provincial legislature were to have non-official majority but many of the non-official members were to be nominated। ये बात है, ठीक है। तो फिर देखिए दोस्तों 3 कठिया सिस्टम किससे रिलेटेड है। 3 कठिया सिस्टम था चंपारण में, यानी एक बीघा जमीन में 20 कट्ठे होते हैं। तो 20 कट्ठा में किसानों पर फोर्स किया जाता था कि 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा में तो तुमको नील को ही उगाना है, यानी इंडिगो ही उगाना है। और इसी के विद्रोह में क्या हुआ था, चंपारण सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, तो 3 कठिया सिस्टम किससे रिलेटेड है, चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड है। तो पढ़ लीजिए दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल व चीफली द स्पिरिट, यहाँ देखिए खेड़ा सत्याग्रह के बारे में बात किया जा रहा है दोस्तों। ठीक है, तो खेड़ा सत्याग्रह के बारे में बोला जा रहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल व चीफली द स्पिरिचुअल हेड ऑफ द स्ट्रगल। दोस्तों ये गलत बात है। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे बारदोली सत्याग्रह में, जो मतलब हेड की तरह भूमिका उन्होंने निभाई थी बारदोली सत्याग्रह में। यहाँ पर वो गांधी जी के फॉलोअर की तरह जरूर थे, बट हेड नहीं थे दोस्तों। तो फर्स्ट गलत है। फिर देखिए द पीजेंट्स रिटेलिएटेड विथ वायलेंस वेन, नहीं वायलेंस तो छोड़ ही दीजिए, वायलेंस हुआ ही नहीं। गांधी जी के अंदर कोई सत्याग्रह होगा तो अगर वो वायलेंस हो गया तो फिर तो गांधी जी फेल हो गए ना उसमें। तो दूसरा गलत है। फिर देखिए द टैक्स फॉर द ईयर 1919 वाज सस्पेंडेड बट द कन्फिस्केटेड प्रॉपर्टी वाज विथहेल्ड। अगर दोस्तों जो जमीन अंग्रेजों ने हड़प ली, अगर वो जमीन वो लौटाएंगे ही नहीं तो गांधी जी क्या वो भूख हड़ताल थोड़ी छोड़ने वाले थे। तो ये भी बात बिल्कुल गलत है। गांधी जी ने भूख हड़ताल कर दिया था तो फिर अंग्रेजों को वो टैक्स भी वापस लेना पड़ा था और उनको जो है लोगों की ज़मीन भी वापस लौटानी पड़ी थी। ये है खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। अच्छा यहाँ इनकरेक्ट ही पूछ रहा है, तो तीनों ही तीनों राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। तो पढ़िए दोस्तों थोड़ा। आइए दोस्तों ये क्वेश्चन 24 पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट महात्मा गांधीज एक्टिविज्म इन साउथ अफ्रीका। तो महात्मा गांधी के साउथ अफ्रीका के से रिलेटेड स्टेटमेंट पूछा गया दोस्तों। तो साउथ अफ्रीका में ही सेट अप द नेटाल इंडियन कांग्रेस, बिल्कुल सही बात है। एंड स्टार्टेड द न्यूज़पेपर यंग इंडिया। दोस्तों यंग इंडिया महात्मा गांधी का ही न्यूज़पेपर है, लेकिन यंग इंडिया महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था इंडिया में, ना कि साउथ अफ्रीका में।
ठीक है। तो और साउथ अफ्रीका में उन्होंने स्टार्ट किया था इंडियन ओपिनियन। ध्यान रखिए, इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी स्टार्ट करेंगे साउथ अफ्रीका में, और यंग इंडिया स्टार्ट करेंगे वो इंडिया में। ठीक है, तो फर्स्ट ही इनकरेक्ट है, तो राइट आंसर हो गया हमारा ए। बाकी सारे सही ही हो जाएंगे। फिर ही स्टार्टेड ए सत्याग्रह अगेंस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स, बिल्कुल सही है। ही कैंपेन्ड अगेंस्ट रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंडियन माइग्रेशन, ये भी सही है। ही कैंपेन्ड अगेंस्ट पोल टैक्स एंड इनवैलिडेशन ऑफ इंडियन मैरिजेस। दोस्तों वो लोग इंडियन जो शादियाँ होती थी उसको वो लोग इनवैलिडेट करने लगे थे, बोलने लगे कि नहीं, जब तक ये लीगल मैरिज नहीं होगा, मतलब वो कानूनी तौर पर वो कोर्ट मैरिज नहीं होगा, तब तक उसको मैरिज सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसके भी अगेंस्ट गांधी जी ने सत्याग्रह किया था। ठीक है, तो ये बी सी डी तीनों सही है, लेकिन हमारा राइट आंसर है ए, क्योंकि यहाँ इनकरेक्ट पूछ रहा है। और यंग इंडिया महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में नहीं पब्लिश करते थे, कहाँ पब्लिश करते थे? इंडिया में पब्लिश करते थे दोस्तों। साउथ अफ्रीका में वो पब्लिश करते थे इंडियन ओपिनियन। तो ये स्टेटमेंट्स आपको पता होने चाहिए, पढ़ लीजिए। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू द चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड स्टेटमेंट्स दिया हुआ है। इट वाज द फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट लेड बाय महात्मा गांधी इन ब्रिटिश इंडिया। ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। महात्मा गांधी ने आते के साथ वैसे तो पहले इंडिया का भ्रमण किया, और सबसे पहली बार उन्होंने जो सत्याग्रह किया वो चंपारण में ही किया था, वही तीन कठिया सिस्टम के अगेंस्ट। ठीक है, फिर देखिए, गांधी इंटरवेंड इनटू द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिगो प्लांटर्स इन बिहार एट द रिक्वेस्ट ऑफ राजकुमार शुक्ला, राजेंद्र प्रसाद एंड जयप्रकाश नारायण। देखिए, राजकुमार शुक्ला जी ने महात्मा गांधी को रिक्वेस्ट किया था कि ये यहाँ पर तीन कठिया सिस्टम के अगेंस्ट आप सत्याग्रह करो, तो ये नाम बिल्कुल सही है। लेकिन राजेंद्र शुक्ल प्रसाद और राजेंद्र प्रकाश इस इवेंट से बाद में जुड़े थे। मतलब राजेंद्र प्रसाद ने इस चीज़ के लिए महात्मा गांधी को रिक्वेस्ट नहीं किया था। राजेंद्र प्रसाद तो यहीं पर आकर के मिले जब चंपारण सत्याग्रह गांधी जी ने शुरू कर दिया था तब। तो इसे कॉज में हो गए राजकुमार शुक्ला। राजेंद्र प्रसाद और जयप्रकाश नारायण इसके कॉज में नहीं होंगे दोस्तों। तो सेकेंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, हमेशा चंपारण सत्याग्रह और राजकुमार शुक्ला। आप ये याद रखिएगा, बीपीएससी में एवरी ईयर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने ये देखा है, यूपीएससी में तो नहीं, लेकिन हर साल बीपीएससी ये सवाल पूछती है। राजकुमार किसके बोलने पर महात्मा गांधी ने चंपारण में सत्याग्रह किया था? तो राजकुमार शुक्ला जी के बोलने पर किया था। तो ये बिल्कुल सही है। ये सेकेंड स्टेटमेंट गलत है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 1 ओनली। आइए दोस्तों क्वेश्चन 26 देखते हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स हैपेंड आफ्टर द जलियांवाला बाग मसाकर 1919। जलियांवाला बाग के बाद क्या क्या हुआ ये पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर रिनाउंस द टाइटल काइसरे हिंद। दोस्तों काइसरे हिंद रविंद्रनाथ टैगोर को नहीं मिला था। रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था नाइट की उपाधि, और उन्होंने नाइट की उपाधि को रिनाउंस कर दिया था, छोड़ दिया था। काइसरे हिंद मिला था गांधी जी को, गांधी जी ने काइसरे हिंद छोड़ा था। ठीक है, तो यहाँ रविंद्रनाथ टैगोर के साथ काइसरे हिंद गलत है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए मैं बता रहा हूँ, 1 काट दीजिए, 1 काट दीजिए, 1 काट दीजिए, तो राइट आंसर तो ऐसे ही पहुँच गए। लेकिन बाकी फिर भी आप पढ़िए। फिर देखिए, डिसऑर्डर्स इंक्वायरी कमेटी वाज इस्टेब्लिश्ड, सही बात है। वाइट वॉशिंग, वैसे ये सारा सही है। ठीक है, जलियांवाला बाग मैसाकर के बाद ये सारे के सारे इवेंट्स हुए थे। ठीक है, माइकल ऑडवायर को किसने मारा था? हमारे वीर उधम सिंह ने मारा था। मैं अब थोड़ा थोड़ा आप लोगों को वो एलिमिनेशन टेक्निक की तरफ ले जाऊंगा, बट हमारा जो ज़्यादा डिपेंडेंस रहेगा अभी भी वो प्योर नॉलेज पर ही रहेगा दोस्तों। ठीक है, देख लीजिए, व्हाइट वॉशिंग बिल क्या थी? व्हाइट वॉशिंग बिल जो द गवर्नमेंट हैड पास्ड एन इंडेमनिटी एक्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इट्स ऑफिसर। तो जो जलियांवाला बाग में जो ऑफिसर्स रिस्पॉन्सिबल थे उन लोगों को माफ़ करने के लिए, ठीक है, क्षमा करने के लिए ये इन लोगों ने एक प्रोसेस शुरू किया था। ठीक है, और इसी को कहा गया वाइट वॉशिंग बिल। ठीक है, मोतीलाल नेहरू वगैरह के द्वारा में। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखिए।
बाकी रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि लौटाई थी और कायसरे हिंद की उपाधि लौटाई थी महात्मा गांधी जी ने। देखिए एक स्टेटमेंट आप गलत करके कितने डायरेक्टली राइट आंसर तक पहुंच सकते हैं दोस्तों। आइए क्वेश्चन 27 में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। तो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक से रिलेटेड स्टेटमेंट्स दिया हुआ है दोस्तों, पढ़िए। अनुसुया साराभाई who was the president of the Ahmedabad Mill Owners Association supported the workers against the mill owners। दोस्तों ये मिल ओनर्स एसोसिएशन की मेंबर हैं, ठीक है। तो ये वर्कर्स को क्यों सपोर्ट करेंगे, ये मिल ओनर्स को सपोर्ट करेंगे ना। और सही बात है कि इनके जो भाई थे ना अंबालाल साराभाई, वो भी एक मिल ओनर थे और काम रुक गया था टेक्सटाइल मिल्स का, इससे काफ़ी परेशान थी, इसलिए गांधी जी के पास गई थी कि ये स्ट्राइक रुकवाओ, ठीक है। जो मिल ओनर्स हैं वो 20% देना चाहते थे रेज, और जो वर्कर्स थे वो 50% बोनस मांग रहे थे, ठीक है। तो फिर वही गांधी जी ने ये अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में नेगोशिएट करवाया और 33% पर बात को डील करवाया दोस्तों। तो फर्स्ट एक्चुअली गलत है। फिर देखिए, गांधी आस्क्ड द वर्कर्स टू गो ऑन स्ट्राइक एंड डिमांड ए 20% इंक्रीज इन वेजेस। नहीं, 20% तो मिल ओनर्स दे ही रहे थे और मिल वर्कर्स 50% मांग रहे थे। गांधी जी ने 33% की बात की, यानी बीच का रास्ता, ठीक है। तो ये भी आपका क्या हो गया दोस्तों, इनकरेक्ट हो गया। फिर देखिए, द अहमदाबाद मिल स्ट्राइक वॉज ऑल्सो द फर्स्ट हंगर स्ट्राइक अंडरटेकन बाय गांधी टू स्ट्रेंथन द वर्कर्स रिजोल्यूशन। हाँ दोस्तों, कि वर्कर्स कहीं हिंसा ना कर दें या फिर उन पर जब दबाव बनाया जाए तो वो मतलब स्ट्राइक को छोड़ ना दें, इसलिए उनको बैकअप देने के लिए गांधी जी ने हंगर स्ट्राइक भी किया था, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 3 ओनली। आप समझ तो पा रहे हैं ना कि मैं किसी स्टेटमेंट को क्यों गलत और किसी को क्यों सही कर रहा हूं। पढ़ लीजिए। आइए दोस्तों क्वेश्चन 28 देखते हैं। देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू द राउलेट एक्ट। राउलेट एक्ट से रिलेटेड स्टेटमेंट्स दिया हुआ है। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है दोस्तों, यहाँ तक 1 ही स्टेटमेंट है, ये है 2 स्टेटमेंट और ये है 3 स्टेटमेंट, ठीक है। अब इसको पढ़िए आप लोग। इंडियंस कुड बी अरेस्टेड विदाउट ए वारंट इफ सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग डिसलॉयल टुवर्ड्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल 1 बिल्कुल सही है। फिर देखिए, द गवर्नमेंट वाज ऑथोराइज टू इम्प्रिजन एनी पर्सन सस्पेक्टेड ऑफ टेररिज्म फॉर अप टू 2 years विदाउट अ ट्रायल। तो दोस्तों ये भी सही है, 2 साल तक के लिए बिना किसी ट्रायल के, ठीक है, बिना मुकदमा चलाए उसको किसी को भी अरेस्ट किया जा सकता था, ठीक है। फिर देखिए, द रॉलेट एक्ट वाज पॉपुलरली नोन एज द डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट। ये गलत है, रॉलेट एक्ट को पॉपुलरली बोला जाता था, पॉपुलरली तो नहीं, पॉपुलर नेम तो रॉलेट एक्ट ही है, और जो इसका रियल नेम था वो था एनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट। तो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट इसका नाम नहीं है दोस्तों, 3rd इज रॉन्ग। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 and 2 ओनली, ऑप्शन नंबर ए। होपफुली आप समझ गए इसका, तो पढ़ लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं दोस्तों। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द मोंटागू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। तो मोंटागू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म से रिलेटेड स्टेटमेंट्स दिया हुआ दोस्तों। द गवर्नर जनरल रिटेन्ड फुल कंट्रोल ओवर द रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स इन द प्रोविंसेस। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, 2 टाइप के सब्जेक्ट थे, रिजर्व्ड सब्जेक्ट और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। तो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में तो जो इलेक्टेड मेंबर्स थे वो उनका थोड़ा ज़्यादा रोल था, बट रिजर्व्ड सब्जेक्ट में फुल कंट्रोल गवर्नर जनरल। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज एक्चुअली राइट। सेकेंड देखिए, द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स कुड नॉट इनिशिएट लेजिस्लेशन विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ द गवर्नर। बिल्कुल, इस एक्ट ने गवर्नर और गवर्नर जनरल को, गवर्नर को प्रोविंसेस में, गवर्नर जनरल को सेंटर में, यूनियन में, काफ़ी पावरफुल बना दिया था। तो सेकेंड भी बिल्कुल सही है। फिर देखिए, डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड ओनली एट द लेवल ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो प्रोविंसेस में डायरकी इस्टेब्लिश कर दी थी। डायरकी फिर सेंटर में इस्टेब्लिश गई थी 1935 के एक्ट में, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और
हाँ तो ठीक है, डायरकी को प्रोविंसेस में स्टार्ट किया गया था 1919 वाले एक्ट में। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी, ऑल ऑफ द अबव। पढ़ लीजिए दोस्तों। इसी के साथ हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है। देखिए आप अगर रिवाइज करके आएंगे ना तो ही आप यहाँ पर एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो मजा आएगा, ठीक है। क्योंकि देखो दो चीज़ है, एक पढ़ाना, मैं पढ़ा तो नहीं रहा हूँ आपको, एमसीक्यू सॉल्व करा रहा हूँ। अब एमसीक्यू सॉल्व कराने के लिए नीडेड ये है कि बेस नॉलेज आपको पहले से हो, ठीक है। और अदरवाइज आपको सॉल्व करने में मज़ा नहीं आएगा। तो प्लीज़ थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहिए और मेरे साथ आकर के एमसीक्यू सॉल्व करते रहिए। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आप इस सीरीज़ के साथ अच्छे से चिपके हुए रहेंगे तो आपका प्रीलिम्स निकलने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे। निकलना नहीं निकलना उसकी मैं गारंटी नहीं ले सकता हूँ दोस्तों, वो तो आपकी मेहनत और भगवान की मर्जी पर है। चलिए मिलेंगे आपसे अगले सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।